दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्टी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि संभावित हैं, इनके आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां वे हैं जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम हो गई है, जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटाग्रस्त जातियां दोस्तों जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, जो लुप्त हो सकती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, संकटाग्रस्त जातियां कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वन जलवायु या जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, मृदा वनों के वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यही जो कथन यहाँ पे दे रखा है कि वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करता है, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि वन जो होता है जलवायु एवं जल चक्र दोनों को ही प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। तो स्थानांतरित कृषि कहाँ पे होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों पाद प्लवक, जल पिस्सू या छोटी मछली या टूना, घास, टिड्डा, मेढक, सांप या बाज। दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है कैसी होती है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, और मेढक को सांप, और सांप को बाज। एक खाद्य श्रृंखला है कहाँ की, वन पारिस्थितिकी तंत्र की। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार नजर आते हैं, इसका क्या कारण है। नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, गिद्धों के भोजन में आई कमी, गिद्धों में फैली महामारी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब है कि कुछ वर्ष पहले जो गिद्ध थे आमतौर पर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते थे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत कम या कभी कभार एक आंखों दिखाई देते हैं, वो भी कभी नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसका कारण क्या है, पशुपालकों द्वारा अपने बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त जो औषधियां हैं दोस्तों वो गिद्धों के लिए हानिकारक है, ठीक है। इसी कारण से गिद्धों की संख्या कम हो गई है, ठीक है, या वो कभी कभार ही नजर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराएंगे संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है। कज्जल कण, अम्लीय वर्षा, CFCS या कोहरा। तो संगमरमर कैंसर या स्टोन लेप्रोसी का कारण क्या होता है, वो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। इसी के कारण जो ताजमहल है दोस्तों उसका भी कलर कैसा हो गया है, पीला होने का कारण भी क्या है, अम्लीय वर्षा ही है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। कोक, बिटुमेन, स्नेहक तेल या पैराफिन मोम। तो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, तो क्या नहीं है, कोक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर देखिएगा, कह रहा है कि जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
जीवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाले प्रजातियां रहती हैं। यह केवल पादपों और जानवरों के संरक्षण के लिए है। यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4। जो मंडल रिजर्व जो है और उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह क्या करता है, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ के संस्कृति दोनों का संरक्षण के लिए होता है। ठीक है, दोनों का ही संरक्षण करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था? जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना या मृदा संरक्षण। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था कि वायु प्रदूषण को समाप्त करना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि 2018 जो पर्यावरण दिवस था दोस्तों उसकी थीम क्या थी, तो आपको बता दें कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक से मुक्त होना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का समूह क्या है? हैजा, पेचिस, पोलियो या टाइफाइड? हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया? एनीमिया, स्कर्बी, वात स्फीति या टाइफाइड? हैजा, पीलिया, टाइफाइड या स्कर्बी? तो आपको बता दें दोस्तों जल प्रदूषण के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? जल प्रदूषण के द्वारा फैलने वाली बीमारियां होने वाले रोग हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% होता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन जो होती है दोस्तों ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करती है। ठीक है, तो पहला सही हो गया। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में भी किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान बढ़ता है। दोस्तों जब ग्लोबल वार्मिंग होती है दोस्तों उसमें किसका तापमान बढ़ता है? क्षोभ मंडल का, आयन मंडल का, मध्य मंडल का या समताप मंडल का? तो ग्लोबल वार्मिंग के दौरान दोस्तों आपको बता दें कि क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ता है, क्योंकि क्षोभ मंडल ही ऐसा होता है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, तो इस कारण जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाइडीला जैसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ में, मरुभूमि में, जल में या वन में? तो हाइड्रीला जैसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा है कि जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है कहलाता है। जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया संभावित या होती है वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, स्टार्च या अम्ल? तो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि करा कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने, ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने दोनों में ही मदद करता है। वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और जो विटामिन डी होता है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? खाद्य श्रृंखला, पौधे, प्राणी, खाद्य जाल। तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां जो होती हैं वो खाद्य जाल द्वारा जुड़ी होती हैं आपस में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा,
कराए कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक संगठन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सह शैक्षिक संगठन है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है? कला शिक्षा, गणित और विज्ञान दक्षता, शारीरिक दक्षता या सामाजिक दक्षता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें के लिए समर्थ बनाना, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा के निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं? भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता और समझ, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकसित करना, पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के महत्व के अतिरिक्त है? तो भाषा को समझना ये पर्यावरण अध्ययन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कराए कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो अन्य आश्रित है, केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति संरक्षण या मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो अन्योन आश्रित होती है वो क्या होती है? मनुष्य और प्रकृति का संबंध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि या यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? बच्चों को स्वयं समझने एवं उसकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडियाज एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। दोस्तों डिसिप्लिन जहाँ पे बात आ जाए दबाव से उस चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं तो उसको तुरंत काट देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 3 ऑप्शन सिर्फ शेष बचते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा कि छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पे आइडियाज एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी दोस्तों पर्यावरण को अगर प्रदूषण मुक्त बनाना है तो अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना होगा, तालाब या सरोवर को दूषित होने से बचाना होगा, अपने आसपास गंदगी न होने दें, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। सभी क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को प्रदूषित होने से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ठीक है, सारे तरीके हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उपदेश क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब है कि करके देखो और पता लगाओ, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ताकि प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव उपलब्ध कराया जा सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं जहां तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक ही झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि हथनी के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, और हथनी के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि हथनी के झुंड में केवल हथनी और 14-15 साल के बच्चे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 3, 4 ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन ही राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर क्या होगा। बच्चों से कहें और देखें कि पक्षी जो होता है वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्यों अपनी गर्दन को ज़्यादा हिलाता है। तो बच्चों के द्वारा कौन से संभावित उत्तर दिए जा सकते हैं। वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो जो संभावित उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों कि पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, वो हिल नहीं सकती है, इसलिए वो किसी चीज को देखने के लिए अपनी गर्दन को ही इधर उधर हिला के देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि यदि एक नक्शा आपके सामने है, ठीक है, तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शे के सबसे अधारी भाग में, आपके दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि नक्शा जो होता है उसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दोस्तों 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि कह रहा है कि नक्शे का जो पूर्वी हिस्सा होगा वो किधर होगा, तो आपके दाहिने हाथ की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या करा देखिएगा, करा कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। स्मरण करने के बाद फिर नेगेटिव हो जाए दोस्तों, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा जो है दोस्तों कहती है कि कक्षीय या विद्यालय के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना। दोस्तों इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि इसमें से सामाजिक अध्ययन पढ़ने का क्या उद्देश्य नहीं है, तो यही उद्देश्य समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना, यही इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर गति, आकाश में पूर्व से पश्चिम को गति। तो आपको बता दें कि चंद्रमा प्रतिदिन जो होता है अपना आकार इस कारण बदलता रहता है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, बांस से टोकरी बुनना या गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वनों के विनाश का कारण है। तो वनों के विनाश का कारण दोस्तों खनन करना और बांधों का निर्माण करना, यही दोनों क्या है वनों के विनाश का
कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक पोस्टर में निम्नलिखित निर्देश लिखे हैं, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो रहा हो तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्नलिखित में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों जो राइट जवाब होगा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।